Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, जैसा कि आपको पता है कि रेमन विलियम के लेक्चर्स शुरू हुए हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में क्रिटिकल एसेस रेमन विलियम्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशंस पे हम लोगों ने बात की थी और हम लोगों ने एजेस पढ़ी थी जिसमें क्लासिकल पीरियड, मेडिवल पीरियड और रेनेसेंस एंड न्यू क्लासिकल पीरियड हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था, जो कि रेमन विलियम ने अपनी इस यानी जो ये असल में जो बुक है ये लेक्चर्स पे बेस्ड की गई है। उन्होंने जो लेक्चर्स दिए थे डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्लेसेस पे, उनको इकट्ठा करके कंपाइल करके तो ये बुक क्रिएट की गई। जैसे एरिस्टोटल के जो पोइटिक्स के जो नोट्स थे वो उनकी डायरी में थे और यानी जगह से इकट्ठे कर करके तो फिर उनको एक फॉर्म दी गई थी, इसी तरह बिल्कुल। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 242 पेज से लेसिंग एंड द ट्रेडिशंस। ठीक है, क्योंकि जो हम लोगों की एजेस हैं वो कवर हो गई हैं। क्वेश्चन बहुत लेंथी था इसलिए हमने हाफ़ पढ़ा था, हाफ़ आज हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Lessing's major contribution is the theoretical rejection of neoclassicism, defense of Shakespeare, and an advocacy and writing of Borges' tragedy. अच्छा, लेसिंग्स के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो थे ये जर्मन फ़िलासफ़र थे और ड्रामा निगार थे। तो इनका ये कहना था कि जो न्यू क्लासिज़म है वो एक गलत क्लासिज़म है और उन्होंने ये नहीं कहा कि वो उन्होंने यानी उसको अच्छा नहीं समझा। ठीक है, और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कहा कि जो शेक्सपियर का एलिज़ाबेथन पीरियड था वो एक सेक्युलर ट्रेजेडी का पीरियड था और उसमें यानी कोई ऐसा मज़हब से रिलेटेड नहीं था, जबकि रेमन विलियम इस बात से डिनाई करते हैं। वो इससे तो अग्री करते हैं कि हाँ, जो न्यू क्लासिज़म था वो एक रॉन्ग क्लासिज़म था, लेकिन इस चीज़ से वो एग्री नहीं करते कि शेक्सपियर का जो यानी एलिज़ाबेथन एज जो था वो सिर्फ सेक्युलर ट्रेजेडी था। नहीं, वो कहते हैं कि उसमें ईसाईयत के भी कुछ, क्रिश्चियनिटी पर्पस से भी कुछ काम हमें देखने को मिलते हैं। उसमें कुछ बैकग्राउंड पे या कुछ उसमें ऐसे फीचर्स नज़र आते हैं जो जिसे हम उसे सेक्युलर प्रॉपर नहीं कह सकते। ठीक है, तो उनका यानी वो जो लेसिंग जो है वो शेक्सपियर के जो राइटिंग है उसको वो एडवोकेट करते हैं, यानी उसकी वो साथ उसको बेहतर समझते हैं और उसके साथ ही एग्री करते हैं राइटिंग ऑफ बॉर्जेस ट्रेजेडी। ठीक है, वाइल रिजेक्टिंग न्यू क्लासिज्म लेसिंग्स डिक्लेयर्स इट एज फॉल्स क्लासिज्म। ये मैंने आपको अभी बता दिया, उनके हिसाब से ये गलत था। He says that the real inheritor he says that the real inheritor of the Greeks was Shakespeare and new national Borges tragedy। अब वो कहते हैं कि क्योंकि शेक्सपियर जो वो ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर ने अपने प्रीडिसेसर्स को और डेड पोएट्स को अपने अंदर इनहेरिट किया हुआ था। ठीक है, वो उनको साथ लेकर चला था, उसके अंदर वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एंड न्यू नेशनल बॉर्जेस ट्रेजेडी, और एक नई किस्म की ट्रेजेडी भी हम लोगों को देखने को मिलती है, यानी वो कह रहे हैं कि ब्लेंड ऑफ बोथ है। बट अकॉर्डिंग टू रेमन, लेसिंग्स इज पार्शली ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज न्यू क्लासिज्म is an aristocratic version of Greek tragedy, whereas Shakespeare is not the inheritor of Greeks। अब रेमन विलियम जो हैं वो लेसिंग की एक बात तो एग्री करते हैं लेकिन दूसरी से एग्री नहीं करते। ठीक है, वो कहते हैं कि ये तो ठीक है कि शेक्सपियर ने अपने अंदर ग्रीक ट्रेजेडी को इनहेरिट किया हुआ था, लेकिन दूसरा कि वो जो था उसकी जो एक ट्रेजेडी थी इज़ अ न्यू काइंड ऑफ ट्रेजेडी, एक नई किस्म की ट्रेजेडी है कि यानी उसने कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाया। तो ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ मज़हब से रिलेटेड या कुछ बिल्कुल अलग उसकी ट्रेजेडी नहीं थी। उसकी ट्रेजेडी जो थी वो ब्लेंड ऑफ बोथ थी, ग्रीक की भी और अपनी एज की भी। ठीक है, और फिर आगे sorry guys, I just forgot the line। Yes, Shakespeare's and Greek lies in the assimilation of comparable vision of human life, यानी उसमें दोनों चीज़ों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी मुआजना, अगर मुआजने की नज़र से हम लोग देखें तो हमें ह्यूमन लाइफ उसमें नज़र आती दिखाई देगी। द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजेडी इज़ फॉर्म्ड विद एन इनहेरिटेड ऑर्डर एंड एलिमेंट ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म।
यानी इन ह्यूमनिज़्म इंसान दोस्ती या इंसानियत आप इसको कह लो कि वो उसका जो था सिर्फ उसने ग्रीक जो थी जो उसके यानी प्रीडिसेसर्स थे उनको सिर्फ इनहेरिटेड नहीं किया हुआ था, बल्कि उसने नए चीज़ को भी अपने साथ प्रमोट किया। सिर्फ यही नहीं कि नई बिल्कुल ही नया था और एक नए सिरे से था, नहीं, दोनों का ब्लेंड था रेमंड विलियम के अकॉर्डिंग। जबकि लेसिंग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ नया ही था, उसमें पुराना कुछ भी नहीं था। ये यानी ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है, क्योंकि इसी आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट बताना है ना कि जर्मन फ़िलासफ़र्स का क्या कहना था, फिर आगे रेमंड विलियम का क्या कहना था। तो इसलिए इसके ये 2 पॉइंट निकलते हैं इस बात के कि वो जो कहते थे कि एक तो वो कहते थे कि न्यू क्लासिज़म जो है वो बिल्कुल रॉन्ग क्लासिज़म है, फेक है। दूसरा पॉइंट उनका ये आता है कि शेक्सपियर जो है वो बिल्कुल सेक्युलर ट्रेजेडी लेकर आया था, जबकि रेमंड विलियम कहते हैं नहीं, उसमें ग्रीक भी इनहेरिटेड था और उसमें एक नया आइडिया भी था। लेसिंग फेल्स टू अंडरस्टैंड ऑल दीज डिफरेंसेस, और वो कहते हैं कि शायद लेसिंग को इन दोनों का जो था डिफरेंस इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम पेश आई है, या वो इसको सही तरह समझ नहीं पाए। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सोचने का और देखने का अपना अंदाज़ होता है। तो क्योंकि हम लोग रेमंड विलियम को पढ़ रहे हैं तो हमें उस हिसाब से बताना है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, हमें वो डिस्कस करना है। आगे आ जाता है सेक्युलर ट्रेजेडी। ठीक है, सेक्युलर ट्रेजेडी दूसरा पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि रेमंड सेज दैट इफ़ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ ट्रेजेडी इज़ टू बी फुली अंडरस्टूड, we must look into the complicated process of secularization. सेक्युलराइजेशन का मतलब होता है कि यानी उसमें इखलाकियात को ज़्यादा इन्हांस करके दिखाया जाए, इखलाकियात को प्रमोट किया जाए, एथिकल और मॉरली और एथिकली जो इवेंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उनको प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो रेमंड विलियम कहते हैं कि अगर हमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करनी है, अगर हम लोगों को हिस्ट्री को दिखाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग उसको एक नई लुक देने के लिए, उसको एक नए तरीके से सामने लाने के लिए यानी उसमें एक नई जान डालने के लिए ज़रूरी है कि इखलाकियात को भी प्रमोट किया जाए। क्योंकि हम लोगों को ये नहीं भूलना कि जो रेमंड विलियम हैं वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने यानी बहुत ज़्यादा मोरालिटी को और एथिकल जो पर्पस थे उनको सामने लेकर आए वो, और उन्होंने इस चीज़ को उभारा, इस चीज़ को। कार्ल मार्क्स के भी जो थे उन्होंने उसका भी साथ दिया ना कि हाँ, जो मिडिल क्लास है और जो बोर्जस क्लास है उसकी जो उसकी मेहनत है वो रायगा नहीं जानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिनके पास पैसा है सिर्फ वही सारा हक ले जाएं, बल्कि जिन्होंने मेहनत किया उनको भी तो हक मिलना चाहिए ना। तो आगे वो कहते हैं ऑल ड्रामा आफ्टर द रेनेसेंस वाज सेक्युलर एंड द ओनली फुली रिलीजियस ट्रेजेडी वाज ग्रीक। अब वो उनका ये भी कहना है कि जो ग्रीक ड्रामास थे वो प्रॉपर रिलीजियस पर्पस थे, उनमें दिखाए जाते थे और पॉइंट ऑफ व्यू भी रिलीजियस डिस्कस किया जाता था। बैकग्राउंड पे भी हम लोग देखते थे कि उनके यानी हर ड्रामे में कोई ना कोई ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता था जो सिर्फ मज़हब से रिलेटेड होता था। ठीक है, और रेनेसेंस वो सेक्युलर, और रेनेसेंस पीरियड में अगर हम देखें तो हमें वहाँ वो बिल्कुल अलग नज़र आएगा, तो वो सेक्युलर पीरियड होगा। ठीक है, एंड द ओनली फुली रिलीजियस ट्रेजेडी वॉज ग्रीक। एलिजाबेथन ड्रामा वॉज थॉरली सेक्युलर बट अनडाउटेबली इट रिटेन्स क्रिश्चियन कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एलिजाबेथन ड्रामा जो था, एलिजाबेथन ट्रेजेडी जो थी वो सिर्फ सेक्युलर नहीं थी, उसमें क्रिश्चियनिटी के लिहाज से भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जाते थे। अगर सामने नहीं किए जाते थे तो बैकग्राउंड में किए जाते थे, किसी ना किसी तरह से क्रिश्चियनिटी उसका एक हिस्सा रहती थी। ठीक है, रिलीजियस पर्पस से भी बात की जाती थी, तो उसे आप ये नहीं कह सकते कि एलिजाबेथन जो ट्रेजेडी है या एलिजाबेथन जो ड्रामा है वो पर्टिकुलर या टोटली जो है वो सेक्युलर ट्रेजेडी है। आगे है जी लास्ट पैराग्राफ। इन सेक्युलर ट्रेजेडी देयर इज़ अ ग्रेट नीड टू एग्जामिन द कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉन्ट्रडिक्टरी एमर्जेंस ऑफ न्यू मॉरल एंड मेटाफिजिकल आइडियाज़। अच्छा जी, अब यानी मेटाफिजिकल आइडियाज़ के बारे में भी हमें वो बता रहा है रेमंड विलियम कि सेक्युलर ट्रेजेडी जो थी उसमें यानी एक जो बड़ी चीज़ जो थी जिसे समझने की ज़रूरत थी वो ये थी कि कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉन्ट्रडिक्टरी एमर्जेंस, यानी
कुछ बड़े कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्ट्रडिक्टरी जो थी उसको इमर्ज किया जा रहा था, यानी उसके अंदर उसे लाया जा रहा था, उसके अंदर उसे समाया जा रहा था ऑफ अ न्यू मॉरल एंड मेटाफिज़िकल आइडियाज़, एक इखलाकियात के तौर पर और मेटाफिज़िकल आइडियाज़ जो थे, यानी कुछ इस तरह ब्लेंड करके दो चीज़ों को दिखाया जा रहा था कि जो आम यानी समझने से बाहर है, बहुत तरीके के साथ इस तरह सामने लाया जा रहा था कि बुरा भी ना लगे और उसका हक भी अदा हो जाए। ठीक है, ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू मॉरल व्यूज़ इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मॉरल स्कीम। अब ट्रेजेडी में अगर तो हमें एथिकल पर्पस और मोरालिटी को इवेल्युएट करना है या मोरालिटी को अपने सामने लाना है, तो उसकी नुमाइश के लिए उसको दिखाने के लिए, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मॉरल स्कीम होनी ज़रूरी है कि यानी आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, उस तरह आपको उसको लेकर चलना पड़ेगा। द ट्रेजेडी स्ट्रेस्ड ऑन द नीड ऑफ पोइटिक जस्टिस। और पोइटिक जस्टिस, मोरालिटी और एथिकल पर्पस कैसे आप दिखाओगे? जब आप ये दिखाओगे कि पोइटिक जस्टिस हुआ है, यानी इखलाकियात की बुनियाद पे कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसे अच्छा ही मिलेगा, अगर कोई बुरा है तो उसे बुरा ही मिलेगा। ट्रेजेडी इज़ द व्यूज शोज सफरिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एरर एंड हैप्पीनेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्च्यू। यही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो सफरिंग जिसने की है, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एरर एंड हैप्पीनेस, अगर तो यानी कोई गलती हुई है, कोई एरर क्रिएट हुआ है और यानी उसकी वजह से उसको सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसने कुछ अच्छे काम किए हैं तो उसको नेकी का अच्छा बदला मिलेगा, यानी वर्च्यू से उसको हैप्पीनेस मिलेगी। इफ़ एनी ट्रेजेडी विच फेल्स टू ऑब्ज़र्व इट, अगर कोई भी ट्रेजेडी में यानी ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती थी, यानी इसमें यानी किसी ट्रेजेडी में ये ऑब्ज़र्व किया जाता था कि ये दोनों जो एलिमेंट हैं वो नहीं हैं, तो इट मस्ट बी री रिटन, तो इसको दोबारा लिखा जाना चाहिए, यानी उसको अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता था, उसको एक प्रॉपर आर्ट कंसिडर नहीं किया जाता था अकॉर्डिंग टू द ट्रेजेडी। But Raymond thinks that unexplained and irrational suffering is the real world eventually overthrew this version of poetic justice। अब रेमंड विलियम का कहना ये है कि देखें, ब्लेंड तो एक इंसान अगर बुरा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो बुरा ही है, वो अच्छा भी तो होगा ना। मुकम्मल कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पे बुरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पे बुरा हो ही नहीं सकता, उसमें कोई ना कोई अच्छे अनासर भी तो होंगे ना, उसमें कोई ना कोई खूबी तो होगी। तो इसी तरह रेमंड विलियम इस चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई इंसान बुरा दिखाया जा रहा है तो ज़रूर हालात ऐसे होंगे जिसने उसको बुरा बना दिया होगा। हर इंसान बुरा या अच्छा प्रॉपर तरीके से नहीं होता। अगर एक इंसान बहुत अच्छा है तो उसकी कोई ना कोई अगर आप यानी इस पर रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा कि हाँ, जो इंसान बहुत अच्छा है उसमें भी कोई ना कोई बुराई पाई जाती है, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। एंजल्स तो नहीं होते ना, इंसान तो इंसान होते हैं, और ह्यूमन बीइंग इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ वर्च्यू एंड वाइस, गुड एंड बैड, हैप्पी एंड सैड एज वेल। तो ये चीज़ें रेमंड विलियम कहता है कि अगर किसी से गलती होती है तो उसका इंजाम गलत ही दिखाना, उस बारे में वो थोड़ा सा उनका कन्फ्लिक्ट है कि हो सकता है उसमें कुछ अच्छाई भी हो, या अगर वो बुरा है तो सोसाइटी ने और सर्कमस्टांसेस ने उसको यहाँ इस हालत पे लाकर रखा है कि उससे वो एरर जो है वो सरजद हुआ है, यानी उससे हमाटिया या कोई अगर उससे गलती हुई है तो उसकी अपनी वजह से नहीं बल्कि उन हालात की वजह से हुई है जो क्रिएट हुए थे, क्योंकि वो सोशल एक्टिविस्ट थे। तो वो इस हिसाब से अपनी सारी बातें करते हैं, और हमें अगर हम गौर से पढ़ें इसको तो हम सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक ही चेन में रख सकते हैं कि किस तरह वो उनकी जो बातें हैं उनकी अपने ही आइडियाज़ जो हैं उनकी पर्सनालिटी से कितने मैच कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं हेगल एंड हेगलियंस, यानी हेगल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और फिर आगे रेमंड विलियम उसको किस तरह लेकर चलते हैं। हेगल इज़ अ ग्रेट जर्मन फिलोसोफर, दो ही डिडंट रिजेक्ट द मोरल स्कीम पोएटिक जस्टिस, येट ही डिस्क्राइब्स इट एज द ट्रायम्फ ऑफ ऑर्डिनरी मोरालिटी। हेगल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इससे बिल्कुल उसको रिजेक्ट नहीं करते, जो मॉरल स्कीम जो रेमंड विलियम ने पेश की है, यानी जो पोएटिक जस्टिस के बारे में जो बात हो रही है उसको वो टोटली रिजेक्ट नहीं करते। येट ही डिस्क्राइब्स इट एज द ट्रायम्फ ऑफ ऑर्डिनरी मोरालिटी, यानी वो उसको कहते हैं कि ये आम तौर पर ये जो अखलाकियात की बात की जा रही है, हाँ ये फ़ता है, लेकिन उसको वो टोटली जो है वो उसके बारे में अपनी राय वो क्या देते हैं वो देखते हैं। एंड द वर्क
that embodies poetic justice is a social drama rather than a tragedy. यानी according to Hegel जो जिसमें आप morality दिखा रहे हो वो एक social drama है, वो tragedy नहीं है, ठीक है। अब वो क्यों कहते हैं ऐसा? दिस न्यू एम्फोसाइज मार्क्स द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न ट्रेजिक आइडियाज़, और वो कह रहे हैं कि ये जो यानी मोरालिटी को इमर्ज किया गया ना मॉडर्न ट्रेजिडी में, ये इसे आप सोशल ड्रामा कह सकते हो, और इसको इसके अंदर डाला गया है। ये असल में ट्रेजिडी का ये मकसद नहीं है। ट्रेजिडी जो है उससे और होना चाहिए, सोशल ड्रामा जो है उससे और होना चाहिए। He believes that the important thing in tragedy is not suffering but it causes. अब देखें ना, हैगल का पॉइंट ऑफ व्यू रेमंड से मिलता है कि वो कहता है कि सिर्फ ट्रेजिडी यही नहीं है कि सफ़र किया जाए, बल्कि इसकी वजह है कि यानी जो वजह है जिसकी वजह से इंसान सफ़र कर रहा है, असल में तो वो ट्रेजिडी है ना। मोर ओवर मोर पिटी एंड फियर आर नॉट ट्रेजिक। इसी तरह वो कहते हैं कि जो पिटी और फियर है वही ट्रेजिक नहीं है। इन ट्रेजिडी द सफरिंग्स ऑन द the suffering on the active characters are entirely the consequence of their own act. These sufferings are not because of any external contingency of the circumstances beyond the control of the individual, such as illness, loss of property, death and likewise. इसकी आपको छोटी सी समरी ये बता देती हूँ कि उनका ये कहना है कि जो यानी फेट और फ्री विल की बात हो रही है, ठीक है। जब इंसान फ्री विल अगर अपनी ख़ुद की वजह से कोई एरर उससे सरजद होता है तो फिर तो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन ऐसी गलतियां जिसमें आपका कोई कसूर ही नहीं है, जैसे आप एक्सीडेंट हो जाए और ट्रेजिडी पेश हो जाए, ट्रेजिडी हो जाए यानी हाथ पांव टूट जाए, या खुदा न खासा कोई इस तरह की ट्रेजिडी जिसमें कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो ये सब किसका कसूर है? ये तो फिर फेट आ जाती है ना सामने, ये तो फिर मुकद्दर और किस्मत का खेल है। तो फिर बात कहाँ गई? फिर तो हमार्टिया की बात हो ही नहीं सकती कि यानी कोई उससे एरर हुआ या कुछ उससे मिस्टेक क्रिएट हुई जिसकी वजह से सारा अप्स एंड डाउन क्रिएट हुए। तो ये हैगल कहता है कि जो सिर्फ बात सफरिंग ही नहीं है बल्कि कॉजेज़ भी हैं, बल्कि फेट की भी बात आती है कि जहाँ जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं तो फिर उनकी कौन बात करेगा? वो भी तो ट्रेजिडी है ना। He thinks that for a genuine tragic action there should exist of principles of individual freedom and independence. और उनके ख्याल में जो एक genuine tragedy है उसमें इनफरादियत को आज़ादी हासिल होनी चाहिए, ठीक है। आगे इसका देखें पैराग्राफ। While pinpointing the differences between the ancient and modern tragedy, Riemann says that in the ancient tragedy the characters clearly represent the substantive ethical ends, while in modern tragedy the ends are wholly personal. अब वो कहते हैं कि इन पॉइंट्स को वो यानी पिन पॉइंट करते हैं कि दोनों ट्रेजेडीज़ एंशियंट और मॉडर्न, एंशियंट में क्या था और मॉडर्न में क्या था। एंशियंट ट्रेजेडी में पूरा जो एक प्लॉट था क्रिएट किया जाता था कि यानी बात कहाँ से शुरू हुई, फिर क्या हुआ, पैरिपीटिया, हमाटिया, एनेग्नोसिस, ये सारी चीज़ें जो थी इनको सामने रखा जाता था। जबकि मॉडर्न ट्रेजेडी में हम देखते हैं कि अक्सर ट्रेजेडीज़ जो हैं बहुत डिफरेंट होती हैं, जो आपको समझ भी कम आती हैं। ये कई दफ़ा बहुत अच्छे भी उनके प्लॉट होते हैं कि आपको सब समझ आ जाए। तो वो कहते हैं जो मॉडर्न ट्रेजेडी है ज़्यादातर वो पर्सनल हो चुकी है, हॉली पर्सनल है। जबकि एंशियंट को अगर हम देखें तो वो एक प्रॉपर तरीके से क्रिएट की जाती थी और उसकी जो बुनियाद थी वो तो यानी वो असली थी, उसकी जो फाउंडेशन थी वो एक पर्टिकुलर होती थी। जबकि अब अगर हम लोग मॉडर्न ट्रेजेडी को देखें तो वो एक बिल्कुल पर्सनली क्रिएट की जाती है। Moreover, in ancient tragedy, there is not only the downfall of a conflicting persons, and it ends in the achievements of eternal justice. A character may surrender himself under a higher command. यानी जो अगर तो उससे कुछ गलती सरजद होती थी प्रोटैगनिस्ट से या मेन कैरेक्टर से, तो वो जो था वो हाई पावर के सामने अपने यानी नील डाउन करता था, सरेंडर करता था अपने आप को। ओडिपस रेक्स ने जैसे वो एक किंग था लेकिन उसने सरेंडर किया ना, उसने यानी अपने आप को एग्जाइल करवाया और उसने अपनी आँखों को ख़त्म कर लिया, उसके अंदर ब्रॉच मार के, और अपने आप को खुद सज़ा दी। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो मॉडर्न ट्रेजेडी है उसमें हमें उसमें अक्सर उसे माफ़ी भी मिल जाती है और वो बच भी जाता है, उसका मरना भी कोई इतना ज़रूरी नहीं होता। तो इन मॉडर्न ट्रेजेडी द होल क्वेश्चन इज़ रेजोल्यूशन इज़ मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज द कैरेक्टर्स आर मोर पर्सनल इन मॉडर्न ट्रेजेडीज़, क्योंकि जो कैरेक्टर हैं वो पर्सनल हैं
उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता सोसाइटी की तरफ से, या इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता जैसे बादशाह और बादशाहों को कि नहीं अगर तो ये है तो अगर हमारे से कुछ गुनाह सरजद हो गया तो डेफिनेटली हम लोगों को मरना ही पड़ेगा, या कुछ इस तरह की सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख का काम है। तो पर्सनल यानी मॉडर्न ट्रेजेडी में क्योंकि हॉली पर्सनल है तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो उसकी माफ़ी मांग लेगी, क्योंकि अक्सर ऐसा गुनाह उसे सरजद हो गया जिससे वो यानी थॉरली उसको उस चीज़ का पता नहीं था, उससे अनजाने में कोई गलती हो गई है, या हालात ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो उस चीज़ पे आके खड़ा हो गया, तो लोग भी उसको उस चीज़ से जान छुड़ाने में मदद देंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी का दौर है। तो फिर उसकी इस बात को समझा जाएगा। आगे Hegel interpretation of tragedy is the part of this general philosophy, not a historical criticism। अच्छा, हेगल जो इंटरप्रेट करता है यानी हेगल जो इस बात को डेमॉन्स्ट्रेट करता है या उसकी तशरीह करता है ट्रेजेडी की, वो ये है कि ये जनरल फिलोसफी है बट नॉट अ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू हेगल, क्योंकि वो जर्मन फिलोसोफर है। तो वो कहता है कि मैं ये यानी जिस ट्रेजेडी की मैं बात कर रहा हूँ ये एक फ़िलासफ़ी के तौर पे बात कर रहा हूँ, ना कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से या हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ इसका। इट एम्फसाइजेज अपॉन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इट्स रेजोल्यूशन, और वो यानी ज़ोर देता है इसके तनाज़े पे जो कि एक रेजोल्यूशन है या एक अज़म है या एक जिसे करार दिया जाएगा। आगे ब्रैडली चेंजेस दिस एम्फसाइजेस from ethical to psychological, but later under the influence of Marx the conflict of ethical forces was looked in social and historical terms। क्योंकि कार्ल मार्क्स का आपको पता है कि कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी पेश की थी कि देखें जो भी मिडिल क्लास है, जो भी यानी बॉर्जर क्लास है, तो उनके जो उनकी कमाई है वो तो बहुत थोड़ी है, लेकिन जो अपर लेवल के लोग हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पैसा लगाते हैं, यानी जो उनका मेहनत से कोई लेना देना ही नहीं है, तो सारे पैसे वो ले जाते हैं। जबकि जो ऐसी जो मिडिल क्लास है जो सारी मेहनत करते हैं, जिनके आइडियाज़ होते हैं, जिनकी सारी मेहनत होती है और दिमागी लिहाज से भी और फिर जिस्मानी लिहाज से भी, तो फिर उनको वो हिस्सा क्यों नहीं मिल पाता जो ऊपर वाले लोग ले जाते हैं। तो जो कार्ल मार्क्स थे वो जर्मन फ़िलासफ़र और इकोनॉमिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे और सोशलिस्ट भी थे और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और सोशलिस्ट एक्टिविस्ट भी थे और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी भी थे। ठीक है, तो उन्होंने ये आइडिया दिया, तो उसके हिसाब से विलियम ट्रांसफर्स हेगल थ्योरी टू ऑफ ट्रेजेडी इन टर्म्स ऑफ मार्क्सिज्म। तो हेगल की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसके साथ किसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, कार्ल मार्क्स के। ठीक है, मार्क्सिज्म की जो टर्म्स हैं उसको साथ साथ सिमिलेट करते हैं। और आगे हम देखते हैं जी स्कॉर्फेनर। मैंने इसकी यानी प्रोनाउंसिएशन निकाली, तो ये वर्ड जो है इसमें आर एंड पे साइलेंट है, इसको आप पढ़ेंगे स्कॉर्फेनर। ठीक है, तो कहीं आपको आर जो है वो साइलेंट नहीं दिखाई देगा, कहीं आपको पढ़ेंगे स्कॉर्फेनर और कहीं पढ़ेंगे स्कॉर्फेनर। तो जो अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो आर यहाँ साइलेंट निकलेगा। ठीक है, इनका एक बहुत प्यारा सा कोट है, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि अ मैन कैन डू व्हाट ही वांट्स, अ मैन कैन डू व्हाट ही वांट्स बट नॉट वांट व्हाट ही वांट्स। ये बहुत इनका प्यारा सा एक है, आप ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो। इनका अब देखते हैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू। बिफोर स्कॉर्फेनर ट्रेजेडी वॉज एसोसिएटेड विद एथिकल क्राइसिस। ठीक है, उनका यानी ये मानना था कि जो ट्रेजेडी है वो एसोसिएट की जाती है यानी मिलाई जाती है साथ किसके, एथिकल क्राइसिस के, ह्यूमन ग्रोथ एंड हिस्ट्री, ह्यूमन ग्रोथ के और हिस्ट्री के, इन तीनों चीज़ों को आप ब्लेंड करके फिर एक ट्रेजेडी जो है वो क्रिएट की जाती है। स्कॉर्फेनर कंट्रीब्यूशन इन द सेक्युलराइजेशन ऑफ द आइडिया ऑफ फेट इन अ ट्रेजेडी। अब उनके लिहाज से कि जो मुकद्दर है या जो नसीब है, जो भी आपके हिस्से में लिखा गया है, वो जो है वो उसका हिस्सा रहता है।
ठीक है, सेक्युलराइजेशन का हिस्सा रहता है। ही सेज द ट्रू सेंस ऑफ ट्रेजेडी इज़ द डीपर इनसाइड, कि ट्रेजेडी को समझने के लिए एक गहरी आपके अंदर एक ऐसी सोच होनी चाहिए, यानी आपका सोचने का अंदाज़ बहुत गहरा होना चाहिए, फिर आप उसको समझ पाओगे। दैट इट इज़ नॉट हिज ऑन इंडिविजुअल सिंस दैट द हीरो अटॉन्स फॉर, यानी कि सिर्फ ये उसके अपने ही एक इनफरादी गुनाह नहीं होते जिसकी वजह से हीरो को तौबा करनी पड़ती है, बट ओरिजिनल सिंस द क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, कि असल में ये मुझे इनका बड़ा ही प्यारा पॉइंट लगा कि हीरो की गलती नहीं है या प्रोटैगनिस्ट की गलती नहीं है या ट्रैजिक हीरो की गलती नहीं है जिसकी वजह से वो तौबा करता है, बल्कि जुर्म जो है वो तो ख़ुद एक अजाब है। यानी वो जुर्म की एग्जिस्टेंस जो है, जुर्म का होना ही बहुत बड़ा, यानी असल में जो ट्रेजेडी है वो जुर्म का होना है। जुर्म हो ही ना, जब एक चीज़ होएगी नहीं तो वो फिर कैसे सरजद होगी। जब एक चीज़ की जब एग्जिस्टेंस होगी नहीं तो फिर वो ज़ाहिरी बात है वो ट्रेजेडी, वो एक इंसान से वो काम होगा ही नहीं। अगर यानी उसको प्रॉपर तरीके से ख़त्म ही कर दिया जाए, उसकी मौजूदगी हो ही ना जुर्म की, तो फिर वो सरजद भी ना हो। तो वो कहते हैं असल जो गुनहगार है वो हीरो नहीं है, असल गुनहगार तो वो गुनाह है जो कि मौजूद है ज़माने में। In this respect, he is the forerunner of the tragedy. Sufferings are rooted in the nature of man. और वो कहते हैं कि जो सफरिंग है ना, जो तकलीफ़ हम लोग बर्दाश्त करते हैं वो हमारी नेचर में लिखी गई है, यानी हमने वो बर्दाश्त करनी ही करनी है, क्योंकि इंसान ब्लेंड है अच्छे और बुरे का। तो फिर अगर कुछ बुरा करेगा तो उसका फिर उसको नतीजा भी तो भुगतना पड़ेगा ना, तो फिर इससे भागा तो नहीं जा सकता। एंड दीज आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड एथिकल कंसिडरेशन। और हम इसको यानी हिस्टोरिकल और एथिकल पर्पस से अगर डिस्कस करें तो ये उस लिहाज से ये उसकी प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी नेचर में है गलत और अच्छा करना, और जिसकी वजह से फिर हम लोगों को तौबा करनी पड़ती है और सफरिंग हम लोगों को करनी पड़ती है। तो ये हमारी नेचर में है चीज़। आगे जी आ जाता है नीत्शे। तो यानी इसकी भी प्रोनाउंसिएशन मैंने निकाली, तो इसको आप ऐसे दो वर्ड्स में डिवाइड करके पढ़ोगे, नीड्स यानी NEEDS नीड्स CHU नीड्स, क्योंकि ये जो हैं ये हम लोगों की लैंग्वेज के वर्ड नहीं हैं। अब जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि एक वर्ड है आमिना, तो उससे कोई कुछ यानी स्पेलिंग्स के हिसाब से अगर आप किसी ऐसे इंसान से पढ़ाएं जिनको उस नाम का नहीं पता हो, तो कुछ उसे अमीना पढ़ेंगे, कुछ आमिना पढ़ेंगे। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ना हर एक का, और नाम अक्सर गलत हो जाते हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ जाता है। तो ये जब मैंने निकाली इनकी प्रोनाउंसिएशन, तो ये है नीड्स, ठीक है। नीड्स डज नॉट नेगेट स्कॉफिनर tragic nature of life, but in Nietzsche view tragedy dramatizes tension that revolves in a higher unity. अब जो देखें हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। स्कॉफिनर का मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे अंदाज से मुझे ये अच्छा लगा कि इंसान की गलती नहीं होती बल्कि सर्कमस्टांसेस की गलती होती है, और वो जो बुराई ख़ुद अगर वो मुआशरे में है तो किसी ना किसी से सरजद तो होगी ना, और जिससे होगी तो क्या वो अब बुरा इंसान हो जाएगा। हालात होने चाहिए बेहतर, इंसान तो बेहतर होता ही है और बाज़-औक़ात बुरा भी हो जाता है क्योंकि हालात बुरे होते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नीत्शे को कि वो जो हैं वो स्कॉफिनर से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि जो ट्रेजेडी जो है ना वो एक नाटकबाजी है टेंशन्स की, ठीक है, दैट रिवॉल्व्स इन अ हायर यूनिटी, जो कि एक बहुत ज़्यादा इकट्ठी जो आ जाती हैं, आप लगा लें यानी सब चीज़ों का इकट्ठा हो जाना, फिर उस वजह से जो गलतियाँ और जो टेंशन्स क्रिएट होती हैं उनका नाम ट्रेजेडी है, यानी हर तरह से घिर जाना ट्रेजेडी में। दो द हीरो हु इज़ द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ विल, जो कि अपनी विल पे पूरा जिसका काबू है और जिस पे सबकी नज़र भी है, इज़ डिस्ट्रॉयड बट हिज इटर्नल विल रिमेन्स अनअफेक्टेड, यानी अगर तो उससे कुछ बुरा हो भी जाता है ना तो फिर भी लोगों का उस पर भरोसा उठता नहीं है, क्योंकि उसको इस तरह शो करवाया जाता है, उसको इस तरह शुरू से लेके आखिर तक दिखाया जा रहा होता है कि लोग उससे फेडअप नहीं होते। अगर तो उसे कुछ गलत हो भी जाता है ना, फिर भी वो लोगों की जो वो है यानी इमदाद समेटता है, ठीक है। Moreover, he thinks that the action of tragedy is neither moral nor
फ्यूगेटिव का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन करना, प्योरिफिकेशन करना, कि वो कह रहा है कि ट्रेजेडी का सिर्फ मकसद यानी एथिकली और मॉरल तरीके से सिर्फ आपको क्लियर करना नहीं है, यानी थ्रू पिटी एंड फियर, बल्कि एस्थेटिक, बल्कि इसका बड़ा काम, ज़बरदस्त और शानदार काम है। और नित्शु ऑल्सो लिंक्स ट्रेजेडी विद मिथ। अब उनका अच्छा हर एक का एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप अपनी कॉपी में अलहदा से अपनी राइटिंग में लिख लीजिए, इसको समराइज़ कर लीजिए, एक एक पॉइंट बना लें, ठीक है, कि स्कॉफिनर का मेन पॉइंट क्या था, नित्शु का मेन पॉइंट क्या था, लेसिंग का मेन पॉइंट क्या था, और हेगल का क्या था। तो इसी तरह फिर आपको वो याद रहेगा बहुत अच्छे तरीके से। अब नित्शु का देखें, ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेन जो है, कि वो लिंक करता है ट्रेजेडी को मिथ के साथ। मिथ कहते हैं दास्तान को, हम लोग अक्सर लिटरेचर में पढ़ते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक मैथोलॉजी, क्रिश्चियन मैथोलॉजी। इसी तरह हर मज़हब और हर यानी एज से रिलेटेड कोई उनकी मिथ्स होती थी, हर लफ्ज़ के पीछे एक दास्तान होती थी। ऐसे जैसे अब मुझे याद आ रहा है कि हमने शेमस सीनी का एक पढ़ा था, एक पोइम पढ़ी थी जिसमें नार्सिस का जिक्र आया था। ये एक ऐसा फूल है जो बड़ी खूबसूरती को ज़ाहिर करता है। ये अब इसकी हम मैथोलॉजी पढ़ें, ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये एक ऐसा फूल है, जब एक प्रिंस था, एक शहज़ादा था, वो एक यानी नदी के पास बैठा हुआ था और उसमें उसने अपने आप का अक्स देखा पानी में, और उसे अपना आप इतना खूबसूरत लगा कि वो अपने आप को ही देख के यानी उसके अंदर पानी के अंदर डूब ही गया। और जब वो डूबा तो वहाँ एक फ्लावर जो है वो निकल आया और उस फ्लावर का नाम रखा नार्सिस। ये जी इस कहानी यानी इस फूल के पैदा होने के पीछे, इस फूल की क्रिएशन के पीछे एक दास्तान छुपी है जिसे मिथ कहते हैं। तो उसने कहा है कि जो ट्रेजेडी है वो उसको वो किसके साथ लिंक करता है, मिथ के साथ। टू हिम ओनली मिथ इज़ द सोर्स ऑफ ट्रेजिक नॉलेज। और वो कहता है कि ये जो दास्तानें हैं यही ज़रिया हैं ट्रेजिक नॉलेज का। अब हम देखते हैं मिथ एंड रिचुअल्स, ठीक है। मिथ एंड रिचुअल्स में आ जाता है, मिथ अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम इज़ लाइक हीरोइक लेजेंड, यानी जो हीरोइक लेजेंड है वो मिथ के हिसाब से क्रिएट किया जाता है। और नित्शु बिलीव्स मिथ एज अ सुपर रेशनल source of spiritual wisdom and tragedy as heroic legend provides us a link between the Greek and the modern। और अब यानी ये इसको इस तरह हम एलाबोरेट करेंगे, जो मिथ है और ट्रेजेडी है, इन दोनों को अगर मिलाएं तो फिर क्या बनता है, फिर बनता है ग्रीक एंड द मॉडर्न। यानी क्योंकि ग्रीक में मैथोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया जाता था, जबकि मॉडर्न में हीरोइक लेजेंड को पोर्ट्रे किया जाता है। तो इसी तरह मिथ और जो है यानी मिथ के साथ ग्रीक को और मॉडर्न के साथ हीरोइक लेजेंड को। मिथ एंड रिचुअल्स यानी रस्म व रवाज, जो रस्में होती हैं। मिथ एंड रिचुअल्स आर बीइंग यूज्ड इन द मॉडर्न आइडिया ऑफ ट्रेजेडी एज मेटाफोर्स। और अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिलाएं, यानी मिथ्स को और रिचुअल्स को, तो वो क्या बनते हैं, मॉडर्न ट्रेजेडी का जो आइडिया क्रिएट होता है उसमें वो क्या क्रिएट होता है, मेटाफोर के ज़रिए मॉडर्न ट्रेजेडी क्रिएट होती है, जिसमें दो चीज़ें होंगी, मिथ भी होगी और रिचुअल्स भी होंगी। अब जी विलियम जो है वो कंक्लूड करता है अपना ये यानी इस मॉडर्न ट्रेजेडी को, यानी ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशंस का जो क्वेश्चन है, और हमारा क्वेश्चन भी ये एंड हो रहा है। तो at the center of this ritual action, after all, is the tragic hero whose inner conflict is the whole tragic action and whose crisis and destruction can be seen as a ritual tearing to pieces and sacrifice for life। ये छोटा सा ही है, 4 लाइनें और आ गए हैं, ये मैं पढ़ देती हूँ, फिर इसको इकट्ठा आपको एक समराइज दे दूँगी, इसको समराइज कर दूँगी। Thus, not only do we find the use of myths in a specifically modern sense to rationalize a post-Christian metaphysics, but the conversion of the ritual figures to a form of the modern hero. The hero who is liberal tragedy is also the victim who is destroyed by this society, but who is capable of saving it। तो गाइस इसका यानी विलियम कंक्लूड इस तरह करता है, विलियम कहता है कि जो हालात होते हैं वो इंसान को मजबूर कर देते हैं। इंसान जो है वो खुद गलत नहीं होता, अगर उससे यानी गलत होता भी है तो वो ब्लेंड है दोनों का, गलत का और सही का। तो इंसान बुरा भी है और अच्छा भी है।
तो उसको इतनी यानी इस तरह बिल्कुल सज़ा दे के उसको बिल्कुल मारने के ऊपर ही नहीं तुल जाना चाहिए कि आप यानी वो बिल्कुल उसको इस चीज़ की इस मौका ही ना दिया जाए कि वो कुछ अपनी जो है यानी सामने अपने आप को जो है वो एडवोकेट कर सके। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो कहता है कि एट द सेंटर ऑफ दिस रिचुअल एक्शन आफ्टर ऑल इज़ दी ट्रैजिक हीरो, कि जो ट्रैजिक हीरो है वो ये रस्मो रिवाज का जो एक्शन है उसके बीच में ही फंसा हुआ है ना। हुज इनर कॉन्फ्लिक्ट इज द होल ट्रैजिक एक्शन एंड हुज क्राइसिस एंड डिस्ट्रक्शन कैन बी सीन एज द रिचुअल टीयरिंग टू पीसेस एंड सेक्रीफाइसेस फॉर लाइफ। और यानी जो हीरो जो ट्रैजिक हीरोज़ हैं उनकी जो डिस्ट्रक्शन दिखाई जाती है, उन पे जो क्राइसिस दिखाए जाते हैं, वो भी तो इसी वजह से है ना कि जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो सोसाइटी के रिचुअल्स हैं और जितनी भी ज़िंदगी कुर्बानी मांगती है उसकी वजह से ही वो ट्रैजिक हीरो कहलाते हैं ना। और जो मिथ्स क्रिएट की जाती हैं, और अगर हम बात करें तो क्रिश्चियन मेटाफिज़िक्स की, वो भी तो इसी तरह रैशनलाइज करते हैं ना। रैशनलाइज करना यानी रेशनल होके सोचना, अक्ल को बिल्कुल लॉजिकल बात करना, अक्ल को सामने रखते हुए। तो ये जो मॉडर्न सेंस है ये क्रिएट की गई, बट द कन्वर्जन ऑफ द रिचुअल फिगर्स टू अ फॉर्म ऑफ द मॉडर्न हीरो, कि मॉडर्न हीरो में यानी इस रिचुअल फिगर को प्रमोट करना, इस यानी रस्म व रवाज के हिसाब से उसको आगे लेकर चलना, उसको इन्हांस करना, उसको एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी लेकर आना सामने। उसमें क्या दिखाते हैं, द हीरो हु इज़ लिबरल, हीरो जो कि एक लिबरल दिखाया जाता है, यानी उसको बहुत आज़ाद ख्याल दिखाया जाता है। ट्रेजेडी इज़ ऑल्सो द विक्टिम, तो जो ट्रेजेडी है वो भी विक्टिम है। हु इज़ डिस्ट्रॉयड बाय द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी ने तबाह बर्बाद करके रख दी है, क्योंकि सोसाइटी ही इस तरह के हालात और इस तरह का सिचुएशन, इस तरह के सिचुएशन क्रिएट करती है और इस तरह के अप्स एंड डाउन्स देती है आपको, और इस तरह के सर्कमस्टांसेस से आपको गुजरना पड़ता है कि आपसे कोई ना कोई गुनाह सरजद हो जाता है। बट हु इज़ कैपेबल ऑफ सेविंग इट, लेकिन कौन है जो इसको सेव करेगा, कौन है जो इसके बारे में बात करेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि हम लोग किसी के अकल पे तो नहीं ना हमारा कंट्रोल, के हम उसको क्या सोचने पर मजबूर कर दें। जो इस इंसान ढीठ है उसने तो उसी नुक्ते पर जमे रहना है और वहाँ से हिलने की कोशिश ही नहीं करनी। तो ये रेमंड विलियम का कहने का मकसद था। और वो क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट थे तो उनका जो था नज़रिया वो हर इंसान के लिए सेम था। वो यही कहते थे कि जो बड़े इंसान की ट्रेजेडी है उतनी ही इम्पोर्टेंट एक आम इंसान की भी ट्रेजेडी है, क्योंकि वो भी तो इंसान है, तो उसकी भी ट्रेजेडी उतनी ही अहमियत की हामिल होना चाहिए। ना कि सिर्फ एक बहुत बड़े ओहदे पे फाइज या किंग और प्रिंस को ट्रेजेडी उसमें यानी उनको प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाए, बल्कि आम इंसान की ट्रेजेडी भी उतनी ही आपको दुख देती है, या उतना ही आपको टीच करती है, उतना ही लर्न करते हैं, उससे उतना ही आप लर्न करते हो जितना कि एक ग्रीक मेथड ट्रेजेडी से करते हो। तो ये हमारा एक काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, तकरीबन 6 से 7 सफ़ों का। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज कंप्लीट हो गया। और एक और लेक्चर मैंने अपलोड किया था जिसमें कॉन्टेम्प्रेरी आइडियाज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। एक इसका क्वेश्चन और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पंजाब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। तो उसमें आ जाता है रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए गाइस, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिटरेरी बर्ड, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब वीडियो बनाई जाती है और उस पर अगर सब्सक्राइब ना करो आप लोग और उसको लाइक ना करो तो दुख होता है। टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।